एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज हम लोगों ने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया और इसका मैंने ऑलरेडी आपका फर्स्ट पार्ट जो क्लियर करा था वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता यानी हिस्ट्री का। मैंने टॉपिक 1 क्लियर करा था। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि एक एक दिन अलग अलग टॉपिक कराया जाए ताकि हमारे जो चैप्टर चलेगा वो बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट किया। ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया है भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, इसको मैंने 2 पार्ट में रखा ताकि आपको भी पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आसानी से आप एक वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्ट 1 में करीब 60 MCQ लिया है और इसका सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सारे लोग जो कि वीडियो को सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। मुझे उम्मीद है कि आपने लूसेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। तो आपके लिए यहाँ पे ज्योग्राफी का ये हमारा जो वीडियो है इसमें कट ऑफ रखा जाता है। जनरल कैटेगरीज के लिए 53, BC कैटेगरीज के लिए 51, SC के लिए 46, ST के लिए 48 और EWS कैटेगरीज के लिए 50 मार्क्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी जो सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। ठीक है, यानी कि तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं जो कन्याकुमारी वो पड़ता है। ठीक है, तो कन्याकुमारी से लेकर के अगर उत्तर की अगर हम बात करें तो आपको पता है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा उत्तरी हो जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो दक्षिणी सीमा पूछी गई है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो आधारित है किस पे आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप से होकर के गुजरता है। करीब कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर था उसी की बात की जाती है, ये इलाहाबाद के समीप यानी मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये कहाँ पे? तो 0 डिग्री जो आपने देखा होगा, 0 डिग्री जो देशांतर उसको कहा जाता है। उससे लेकर के हमारा जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इनके बीच का अंतर जो होता है वो 5.5 घंटे का होता है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? यानी दक्षिणी भाग से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? 876 किलोमीटर। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये समझाना चाहूँ, देखिए ये हमारा क्या है, अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारा तटीय भाग होता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो ये क्या है? पूरा तटीय भाग है। और मुख्य भूमि हमारा ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा स्थलीय भाग होता है। स्थलीय भाग की लंबाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें जो तटीय रेखा की लंबाई, अगर हम इस तरह से देखें टोटल हमारा लंबाई कितना बनेगा, तो वहाँ पे कह सकते हैं 6100 किलोमीटर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों को अगर मिलाकर के देखें तो तट रेखा की कुल लंबाई जो होती है वो 7516.5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई देखें यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की अगर हम टोटल लंबाई देखें तो टोटल कितना होगा? ये हो जाता है 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर ये होता है टोटल डिस्टेंस यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे जो कि पूरब से पश्चिम देखें यानी कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये होता है 29-33 किलोमीटर। तो दोनों यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस क्लियर करा दिया, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे।
देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। भारत की निरपेक्ष अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और साथ ही साथ ये बात होगी यहाँ से लेकर के ऊपर इस तरह से, ठीक है, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की स्थिति, तो इस तरह से कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये आपका पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। उसी तरह से देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का पड़ता है 2.42%, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा, 10.7% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होगा 29.3% करेक्ट आंसर है। एक साथ हम सारी चीज़ों को देख लेंगे, पहले यहाँ पे आप एक एक करके देख लीजिए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? ठीक है, पठार का विस्तार है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पठार का विस्तार 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो मैदान का विस्तार हो जाता है 43%, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अब बात करते हैं रिवाइज की। तो अगर आपने ऊपर के चारों पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखा होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका कि पठार का विस्तार 27.7%, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार 29.3% और मैदान का विस्तार 43%। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? कितने राज्य की बात की जा रही है? तो राज्य में अगर हम देखें तो कुल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से रेखा से जुड़े हुए हैं, और केंद्र शासित की बात करें तो कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? और वो हो जाता है गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वहाँ पे हम आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे। अगर इस तरह से देखें राज्यों में सबसे लंबी, तो गुजरात और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये 2 पॉइंट से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में होकर के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से कई राज्य शामिल है। अगर फिलहाल हम यहाँ पे बात करें तो कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरता है? देखिए ऊपर में अगर आपने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लिया होगा और आपको कर्क रेखा पता होगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ट्रिक एक्चुअली कह सकते हैं कि ट्रिक है गर्म छत, ठीक है, झारो, गर्म छत्र झारो पत्र मिलेगा, इस तरह से याद रखिएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 8 राज्य कौन कौन से मिलेगा, यहाँ पे समझ सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारो से झारखंड और पत्र मिलेगा यानी कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो टोटल कुल 8 राज्य हो गए। तो यहाँ पे आपने कहीं भी उड़ीसा का जिक्र नहीं देखा, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और इस तरह से मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपका जो अगर कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि क्रम से होकर के गुजरती है किन राज्यों से। एक्चुअली ये इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की होकर गुजरती है तो बताइए कि राज्यों का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपके लिए ये छोटा सा तरीका जो कि काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या फिर दक्षिणी पॉइंट जो है वो कौन सा है? दक्षिणी जो बिंदु बनता है वो हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पॉइंट की अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इसका अन्य नाम क्या था?
इसका अन्य नाम इनमें से हम सभी को टिक करेंगे ऑप्शन डी को, यानी कि पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमिलियन पॉइंट, इन तीनों के नामों से जाना जाता है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पढ़ करके भी समझ में आ जाएगा। देखिए, इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप समूह की एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है। यह बिंदु का नाम पिगमिलियन बिंदु तहत पार्सन का बिंदु था, लेकिन 21 फरवरी 1984 को इसका नामकरण परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन आधिकारिक नामकरण जो है वो समारोह 10 अक्टूबर 1985 में किया गया। और ये जो नाम रखा गया था, प्रधानमंत्री जो थी, पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इसका नाम इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम, भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है उसके नज़दीक की अगर हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये अंडमान निकोबार के बड़े निकोबार में स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पंबन चैनल। अगला प्रश्न, आदम ब्रिज। ठीक है, आदम का पुल अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये जो पड़ता है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, यानी हम कह सकते हैं 10 डिग्री चैनल की बात की जा रही है, द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल किनके मध्य स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्कन पास किनके बीच स्थित है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि डक्कन पास जो है वो किनके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीव एक द्वीप है, बताइए किस तट पर एक द्वीप है? दीव जो है वो एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर एक द्वीप है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? तो पाक जल संधि जो यहाँ पे होगा श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? सीमा का रेखा जो ये भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाई जाती है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ डुरंट रेखा। मैंने आपको कल के क्यूज में पूछा था तो उसमें आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था, बिल्कुल सही, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डुरंट रेखा, और मैगिनॉट रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में, ध्यान दीजिएगा पूर्व की बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ईस्ट में, तो ईस्ट में सबसे लंबी सीमा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो म्यांमार बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? और सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है और वो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तट की जो रेखा है, कह सकते हैं समुद्र तट की सीमा जो सबसे छोटी है वो है गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम होता है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है कितना? 40-96 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा साझा होती है अफगानिस्तान के साथ 160 किलोमीटर लंबी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है।
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है तो यहाँ पे होगा प्रायद्वीपीय पठार जो कि प्राचीनतम माना जाता है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, साथ साथ आपकी रिवाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही होगी। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप डेफिनेटली उसको पढ़ा कीजिए, और यहाँ पे आपको सेट लगाने को मिलता है, शाम को भी मिलता है, और यहाँ पे तो टॉपिक वाइज कराई जा रही है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी लूसेंट बुक की। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। तो फिलहाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी को, कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट जो था ये पूर्वी भाग है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कि गोवा से दमन तक विस्तृत है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे पढ़िए कि कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का एक पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट की सीमा उत्तर में दमन से लेकर के दक्षिण में गोवा तक फैली हुई है। और कोंकण तट की कुल लंबाई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कोंकण तट की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, प्रवाल उत्पत्ति से। अगला प्रश्न कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? और दो ज्वालामुखी द्वीप का कह सकते हैं बैरन एवं नारकोंडम द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा दीव, ठीक है। दीव एक प्रकार का द्वीप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि काला पानी के नाम से जाना जाता था और कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग काला पानी के नाम से जानते थे स्वतंत्रता के पूर्व। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप जो समूह है वो कहाँ स्थित है? उसका लोकेशन क्या है? तो ये अरब सागर में पड़ता है, ठीक है, अरब सागर में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? लक्षद्वीप की राजधानी होती है कवारती, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? दीव स्थित है। अपने ऊपर में देखा कि दीव जो है वो एक प्रकार का द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? तो ये खंबात की खाड़ी से, ठीक है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए कि कौन सा द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? और सही आंसर यहाँ पे हो जाता है रामेश्वरम, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल 36 द्वीप होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और 36 द्वीपों में सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव जीवन जो कि अभी अस्तित्व में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो है वो कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का एकमात्र कह सकते हैं कि ये मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो कि साझा है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। और इस क्षेत्रफल का यानी कि कह सकते हैं कि थार मरुस्थल का कुल 75% हिस्सा जो कि भारत यानी कि राजस्थान में पड़ता है, और बाकी जी जो बचा 25% वो पाकिस्तान का हिस्सा है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री कह सकते अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट वन है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? स्वतंत्रता के पूर्व काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते थे, लेकिन वर्तमान में सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा सिकंदराबाद।
और अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य जो है झील कौन सी है, तो हुसैन सागर झील दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोचीन का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। ठीक है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ करके बताइए कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और इसको तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये कंपलसरी हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। भारत मुख्यतः उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कैसे हो जाता है। भारत का आकृति चतुष्कोणीय, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में जो कि 7वें स्थान पर है, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें स्थान पर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का ही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं कि भारत किस तरह से कह सकते हैं कि ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग का एक हिस्सा है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत 2 गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2 गोलार्ध के अंतर्गत आता है और ये हमारा क्या है कि भारत मुख्यतः उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। समझते हैं ग्लोब के अकॉर्डिंग। देखिए ग्लोब के अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर और कर्क रेखा जो हो जाता है कहाँ से गुजरता है, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है इस तरह से। यानी कि हम अगर इसको देखें तो ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23 डिग्री हमारा दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा। अगर भारत के बीचों बीच से होकर के ये गुजरता है कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो ये आप बताइए कि अगर ये बीचों बीच का पार्ट हुआ तो ये तो हमारा उत्तर है, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो ये पोर्शन क्या हुआ, ये पोर्शन आप कहेंगे कि उत्तर और पूर्व, नॉर्थ ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप कि बात ये आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन आपको बताना है। चलिए एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था पर्वतीय क्षेत्र जो था वो 10.7% होता है, बिल्कुल सही। पठार 27.7%, पर्वत और पहाड़ियों की अगर बात करें तो 29.3%, और उसी तरह से अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र तो मैदानी क्षेत्र 43% था। ठीक है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी सही है, थर्ड पॉइंट हमारा गलत होता, फर्स्ट पॉइंट सही था। और लास्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय पड़ता था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि असत्य है, 43% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। देखिए क्या कह रहा है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित था, तो ये तो बात सही है कि विषुवत रेखा ये अगर ये हुआ तो इस तरह से अगर हम देखें तो विषुवत रेखा हमारा 0 डिग्री है, तो इसके उत्तर में ही हमारा भारत पड़ता है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट देखें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये भी सही है। देशांतर की बात करें तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही था, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है सबसे पहले ऊपर में। तो कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अब आपके लिए छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ क्या आपने इस वीडियो का कट ऑफ क्लियर किया, कितना आपने स्कोर किया, नीचे कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर आपको बताना। ठीक है, वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? अगर किसी को पता होगी कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है तो वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, यानी इसके साथ जितने आपको पता हो आप उतना एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।